डायबिटीज बहुत लोगों ने सुना होगा और टीवी और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे संस्थाएं इस बात को प्रचारित कर रही कि डायबिटीज रिवर्सल संभव है। तो हम देखें कि डायबिटीज रिवर्सल क्या होता है, कहाँ संभव है और कितने लोगों में ये संभव हो सकता है। और जब एक बार डायबिटीज रिवर्सल होता है तो वो कितने दिन तक डायबिटीज से मरीज को मुक्ति मिली रह सकती है। जैसा हम देखेंगे आगे कि इनमें काफी चीजों में जो जैसा कहा जा रहा है वैसा होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसे एक नया नाम दिया जिसे हम डायबिटीज रिकवरी कहते हैं। डायबिटीज केवल ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, डायबिटीज किसी केवल एक अंग की बीमारी नहीं है, परंतु ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। और अगर हम डायबिटीज की बढ़ती गति को रोक के रिकवरी करें तो केवल शुगर के ऊपर ही नहीं, जिन जिन अंगों पे डायबिटीज वार करने वाली है, अगर उनको भी हम सुधार की दिशा में ले जाएं, उसे हम डायबिटीज रिकवरी कहते हैं। तो जैसा आज के समय में डायबिटीज रिवर्सल ये शब्द बहुत चला हुआ है कि बहुत लोग बताते हैं कि साहब हमारी दवाइयां बंद हो गई हैं, हमारी शुगर अभी कंट्रोल में चल रही है। तो इन सब की वास्तविकता क्या है, कहाँ बंद हो सकती हैं, कितनी बंद हो सकती हैं, कितने दिनों तक बंद हो सकती हैं, इस बारे में हम एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। किसी एक व्यक्ति की कहानी या किसी एक व्यक्ति के साथ में जो मेडिकल हुआ कंडीशन के, जैसे किसी व्यक्ति की एक मेडिकल कंडीशन है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति की भी मेडिकल कंडीशन या उसकी बीमारी भी उसी तरह से चलेगी जैसे किसी एक पर्टिकुलर आदमी की चल रही थी। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति का जेनेटिक्स अलग है, और इसीलिए डायबिटीज रिवर्सल भी हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। परंतु डायबिटीज रिकवरी यूनिवर्सल है, मतलब सारे के सारे डायबिटीज के मरीज अपने डायबिटीज की स्थिति में रिकवरी को या रिकवरी को प्राप्त कर सकते हैं। यह रिकवरी शुगर के लेवल पे भी हो सकती है, यह रिकवरी उसके अंगों के लेवल पे भी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि ये डायबिटीज रिवर्सल क्या है और डायबिटीज रिकवरी क्या है और क्या चीज लंबे समय के लिए संभव है। सबसे पहले तो हम देखें कि डायबिटीज रिवर्सल की परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वह, जो हम कई तरीके देखेंगे, उन तरीकों का उपयोग करके उसने अपने खाली पेट की शुगर के लेवल को 125 से कम कर लिया है, 3 महीने की शुगर को 6.5% से कम कर लिया है, और ये लगभग 3 महीने तक और 1 साल तक चली आ रही है, इसे हम बोलते हैं कि डायबिटीज में का रिवर्सल हो गया। उस व्यक्ति को शुगर की कोई दवाई नहीं लग रही और उसकी शुगर एक नॉन डायबिटिक रेंज में हो जाती है। हम ये ध्यान रखें कि 100 से 125 की जो रेंज है ये नॉन डायबिटिक रेंज है, पर आदर्श रूप से किसी भी व्यक्ति की शुगर 100 या उससे कम रहना चाहिए। 100 से 110 नॉर्मल तो मानी जाती है, पर हाई नॉर्मल मानी जाती है, और 110 से 125 के बीच की शुगर को डायबिटीज कहते हैं। 125 के ऊपर की शुगर है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज कहते हैं। तो जब वह व्यक्ति की शुगर बिना किसी दवाई लेते हुए डायबिटीज के कट ऑफ से, उसके लेवल से नीचे आ जाती है और लगातार ये बनी रहती है मिनिमम 3 मंथ्स और नहीं तो 1 साल, हम उसे कहते हैं कि डायबिटीज का रिवर्सल हो गया है। लंबे वक्त का सुधार का मतलब है, लंबे वक्त डायबिटीज रिवर्सल का मतलब कि 5 साल तक उस व्यक्ति को किसी भी तरह की दवाई नहीं लग रही और फिर भी उसकी शुगर की जो रिपोर्ट है वह नॉर्मल रेंज में आ रही है। इसे हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज रिवर्सल हो गया है। अब इसमें कुछ स्लाइड्स इंग्लिश में हैं और जिसमें कि जो बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य दिए हुए हैं, मैं उन सबको पढ़ता जाऊंगा हिंदी में। तो सबसे पहले तो हम समझें कि जो हमने डेफिनेशन देखी थी, जो विश्व की विभिन्न सोसाइटीज हैं या जो कंसेंसस बोलते हैं, कंसेंसस ओपिनियन क्या है, तो जैसा हमने देखा कि HbA1c 6.5% से कम हो गया है और ये लगातार 3 महीने तक 6.5% से कम है बिना किसी ग्लूकोज की दवाई लिए हुए। ये मिनिमम डेफिनेशन है डायबिटीज रिवर्सल की। अब अगर ये 1 साल तक है तो इसे बोलते हैं कि हाँ, ये कंप्लीट डायबिटीज रिवर्सल हो गया। अगर ये 5 साल तक बना है तो हम उसे बोलते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म डायबिटीज रिवर्सल हो गया है। अब जैसा हमने पिछली बार देखा था डायबिटीज के बारे में, तो हम एक बार डायबिटीज रिवर्सल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि डायबिटीज होता कैसे है, और ये सिंपल फोटो के माध्यम से समझाया गया है। हम जैसे ही कुछ भोजन करते हैं तो उस भोजन से जो पचने वाला ग्लूकोज, GL मतलब ग्लूकोज हुआ, और ये इंसुलिन है, तो ग्लूकोज तुरंत हमारे ब्लड में आ जाता है। ये ग्लूकोज की मात्रा कितनी रहेगी हमारे ब्लड में निर्भर करता है कि हमने क्या खाया पिया और हमने उसके साथ में चला फिरा है। तो अगर हमने बर्न कर दिया तो ऑब्वियसली ग्लूकोज कम आएगा, हमने अगर बिल्कुल भी चल फिर नहीं रहे हैं तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी। अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ग्लूकोज या शुगर की अधिकता है तो उससे में ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाएगा। हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें कि ग्लूकोज की मात्रा कम है तो ग्लूकोज कम आएगा। यहाँ मैं ये बता दूं कि ग्लूकोज का मतलब सिर्फ शक्कर ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसा हम आगे देखेंगे कि किसी भी भोजन की ब्लड शुगर को बढ़ाने की क्षमता अलग होती है। उदाहरण के तौर पे जो व्हाइट ब्रेड है उसकी ब्लड शुगर बढ़ाने की क्षमता
हमारे सामान्य आटे की रोटी की तुलना में काफी अधिक है। दोनों आटे से बन रही है और दोनों से हम मान के चले कि अगर हमने 30 ग्राम का आटे की रोटी बनाई और 30 ग्राम की व्हाइट ब्रेड या डबल रोटी खाई, तो डबल रोटी से शुगर अत्यधिक ज्यादा बढ़ने वाली है एज कम्पेयर टू या किसी सामान्य जो घर में बनने वाली रोटी की तुलना में। तो जैसे ही हमने ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया तो हमारे पेंक्रियास से इंसुलिन निकलने लगा। हम ये नॉर्मल आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। इंसुलिन का काम क्या है? इस ब्लड में पड़ी शुगर को तुरंत मांसपेशियों के अंदर भेज दे और लिवर के अंदर भेज दे, ठीक है। और इसी के साथ साथ इस बड़े ब्लड में पड़ी शुगर को हमारे पेट के अंदर जो फैट का स्टोर है उसमें भेज दे। जो जी लिखा है, ये एक तरह का फैट है जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो जब ब्लड में नॉर्मल इंसुलिन का लेवल रहता है तो शुगर ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाती है मांसपेशी में और लिवर में, और बहुत थोड़ी मात्रा में फैट बनता है जो लिवर में जमा होता है और हमारे पेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि जो अंदरूनी का अंगों के चारों तरफ रहने वाला फैट जो कि बाहर हमारी तोंद से या टमी से दिखता है, वह फैट के रूप में जमा हो जाती है। इसके साथ साथ इंसुलिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि जैसे ही इंसुलिन निकलना शुरू होता है तो हमारे ब्रेन को संदेश जाता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज अब एडिक्वेट मात्रा में आ गया है। तो हमारा ग्लूकोज जैसा भोजन करने की या ऐसा भोजन जिसमें कि व्हाइट ब्रेड जैसी चीजें हो जिससे शुगर बहुत बढ़ती हो, उसके लेने की इच्छा कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। और साथ में हमारी व्यायाम करने की, चलने फिरने की या मूवमेंट करने की इच्छा शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल आदमी के बारे में हुआ कि उसने भोजन किया, भोजन से एक नॉर्मल मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में आया जो कि बहुत ज्यादा नहीं था। ये नॉर्मल मात्रा के ग्लूकोज ने नॉर्मल लेवल के इंसुलिन को निकाला, और नॉर्मल इंसुलिन जो है वो अधिकतर जो शुगर है उसको शुगर के रूप में मांसपेशियों और लिवर में जमा कर देगा, ब्लड से निकाल देगा, बहुत थोड़ी मात्रा में फैट में बदलेगा। ये फैट हमारे लिवर में और पेट में जमा हो जाएगा, और साथ ही साथ ब्रेन को मैसेज देगा कि अब हमारे अंदर प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज है, हमें अब एनर्जी की जरूरत नहीं। तो उस व्यक्ति की भूख शांत होगी और उसके चलने फिरने की इच्छा में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। जैसा हमने देखा कि ऐसी कई कंडीशन है जिसके कारण कि डायबिटीज रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। और ये चीजें कौन सी हैं? बहुत ज्यादा रिफाइंड खाना, जैसा मैदा की बनी चीजें, पेटिस, बर्गर, ब्रेड, पिज्जा, चलना फिरना नहीं, और मानसिक तनाव, ये सारी चीजें इंसुलिन को काम करने से रोकती हैं। तो और दूसरा, अगर हमने देखा कि वो व्यक्ति अगर चल फिर नहीं रहा है तो भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी। अगर उसने ऐसा खाना खाया जो शुगर को एकदम से बढ़ा देता है तो भी उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी। ज्यादा मात्रा का ग्लूकोज ज्यादा मात्रा के इंसुलिन को निकालेगा, जो जरूरत से ज्यादा है, जो सामान्य जो फिजियोलॉजिकल रेंज बोलते हैं ना कि किसी आदमी के लिए नॉर्मल, हर चीज की एक नॉर्मल लिमिट होती है। जैसे थायराइड हार्मोन की एक नॉर्मल लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। जब थायराइड एक लिमिट से कम होता है तो उसे हाइपोथायराइड बोलते हैं, आदमी मोटा होने लगता है। जब थायराइड एक लिमिट से ज्यादा निकलता है उसे हाइपरथायराइड कहते हैं, आदमी दुबला होने लगता है। ऐसे इंसुलिन की भी एक नॉर्मल लेवल है। उस लेवल से ज्यादा का इंसुलिन निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि हमने भोजन ज्यादा ऐसा किया जिससे ग्लूकोज बढ़ा, हमने एक्टिविटी नहीं की जिससे ग्लूकोज ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा मात्रा में जैसे ही इंसुलिन निकलता है इसका काम करने का तरीका बदल जाता है। सबसे पहले जैसे इंसुलिन का काम करने का तरीका बदलता है तो लिवर में ग्लूकोज ग्लूकोज के रूप में जमा ना होके फैट के रूप में जमा होता है। इसी तरह से ग्लूकोज पेट के अंदर ग्लूकोज के ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा जमा के रूप में जमा होने लगता है, और लिवर से जो ट्राइग्लिसराइड है या फैट है वो लगातार लीक होता है, ब्लड में, खून में आता है, और अल्टीमेटली ये जो फैट है लिवर से निकल रहा है ये भी हमारे पेट में जमा हो जाता है। तो बहुत लोग जो कहते हैं साहब हम सूखी रोटी खा रहे हैं, हम तो घी तेल ले ही नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर इतना फैट कैसा, फिर भी हमारे अंदर इतनी ज्यादा हमारा पेट की नाप क्यों बढ़ गई, हमारी टमी या तोंद क्यों निकल आई? तो उसका उत्तर है कि अगर वो ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें कोई फैट नहीं है परंतु जो शुगर को एकदम से बढ़ा दे रहा है, जो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये ग्लूकोज ही फैट के रूप में बदल के उनके लिवर में और पेट में जमा हो जा रहा है। अब आगे देखें कि जब ये बढ़ी हुई इंसुलिन की मात्रा ब्रेन पे क्या असर करती है। जैसे ही हमारे अंदर ये फैट जमा होता है हमारी तोंद निकलना शुरू होती है और ये फैट धीरे धीरे ब्लड में लीक होने लगता है। एफएफए और आईएम, इनके डिटेल को छोड़ दें, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो जरूरत से ज्यादा पेट में बने जमा हुए फैट के द्वारा निकलते हैं, और यह पदार्थ इंसुलिन के काम करने की क्षमता को और भी कम कर देते हैं। तो सबसे पहला असर पड़ा यहाँ पे कि मसल में इंसुलिन जाना कम हो गया, ग्लूकोज की मात्रा और बढ़ी हुई है। अब जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा बढ़ी रहेगी तो फिर से इंसुलिन निकलना शुरू होगा। ये बड़ा इंसुलिन फिर ज्यादा फैट बनाएगा, ये ज्यादा फैट पेट में जमा होगा, ये ज्यादा फैट से फिर एफएफए और आईएम निकलने लगेगा। ये एफएफए और आईएम इंसुलिन का जो ब्रेन पे अच्छा असर है उसको खत्म कर देते हैं, तो उस व्यक्ति की भूख कमी नहीं होती। ग्लूकोज बढ़ा है, वजन ज्यादा है, वो काम धाम भी नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा उसका वजन भी बढ़ा हो, फिर भी उसको भूख जरूरत से ज्यादा लगती है। तो बहुत लोग जो ये कहते हैं कि साहब हमको
बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भूख लगती है, उसका कारण ये है कि ब्रेन का इंसुलिन प्रेशर खत्म हो गया, और इसी के साथ साथ उसकी चलने फिरने की इच्छा कम हो जाती है, उसे लगातार आलस लगने लगता है। ये भी ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो अगेन, चलना फिरना कम हुआ, भूख ज्यादा लगी, खाना गड़बड़ खाया, मसल के अंदर शुगर नहीं गई, तो और ग्लूकोज बढ़ा और इंसुलिन निकला, इंसुलिन ने और फैट बनाया, और ये चक्र लगातार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जब हमारे पेंक्रियास के ऊपर बहुत जोर पड़ता है और वो लगातार महीनों तक या सालों तक ज्यादा इंसुलिन निकालता है, तो धीरे धीरे पेंक्रियास की इंसुलिन निकालने की क्षमता कम हो जाती है और उस व्यक्ति की ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। यही टाइप 2 डायबिटीज है। तो हम देखें कि टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली चालू कहाँ से हुआ? हमारे मेहनत या मूवमेंट ना करने से। हम एक्सरसाइज की बात तो नहीं कर रहे, हम तो डे टू डे मूवमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारे खाने की क्वालिटी बदलने से। अब इनका फाइनल असर क्या हुआ? फैट ज्यादा बना, लिवर में फैट जमा हो गया, हमारे पेट में फैट जमा हो गया। ये पेट से में जो फैट जमा, उससे कुछ ऐसे पदार्थ निकले जिसने इंसुलिन के असर को और कम किया। हमारी मानसिकता ही बदल गई, हमको जरूरत से ज्यादा भूख लगने लगी, हम हमारी काम धाम करने की, चलने फिरने की इच्छा खत्म हो गई। तो ये जो ये समझना इसलिए जरूरी है कि ये समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इसी के आधार पे हम देखेंगे कि डायबिटीज रिवर्सल किया कैसे जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने देखा था, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब कि इंसुलिन काम क्यों नहीं कर पा रहा? मानसिक तनाव के कारण, पेट में बने फैट के कारण हम देख चुके हैं, वजन ज्यादा होने का हम देख चुके हैं, और इसी के साथ साथ हम ऐसा खाना जो कि तुरंत शुगर को बढ़ा देता है, ये अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। हम ब्रेन कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, पहला तो ऐसा देख ही चुके हैं, क्योंकि ब्रेन पर इंसुलिन काम करना बंद करता है। तो जो इंसुलिन का काम है ब्रेन के अंदर अप्राकृतिक भूख को कम करना और हमारे चलने फिरने की इच्छा को या मूवमेंट की इच्छा को बढ़ाना। जो इंसुलिन के ज्यादा बनने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रही है, तो उस व्यक्ति की भूख बढ़ जाती है, चलने फिरने की इच्छा कम हो जाती है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिर शुगर की तरफ उस व्यक्ति को ढकेलने लगती है। अब जैसे ही लिवर के अंदर फैट बना, अगेन ये बिल्कुल भी, ये स्लाइड के स्ट्रक्चर को देख कर डरिए मत, बहुत टेक्निकल स्लाइड है, बहुत आसान स्लाइड है। तो जैसे ही इंसुलिन, हमने देखा कि इंसुलिन और ज्यादा मात्रा में निकलने से, हमारे खाने में गड़बड़ी होने से, हमारे एक्सरसाइज के ना करने से अल्टीमेटली लिवर का फैट बढ़ा। लिवर का फैट, जैसा मैंने बताया कि लीक होने लगता है, एक तो पेट में जाता है, दूसरा लिवर का फैट हमारे पेंक्रियाज नाम की ग्रंथि में जाता है, जो इंसुलिन बनाने का फैक्ट्री है, जहां पे इंसुलिन एक्चुअली बनता है। और ये फैट जैसे ही पेंक्रियाज में जाके भी जमा होता है, तो इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो अब हम आते हैं कि डायबिटीज रेमिशन और रिवर्सल, मतलब रेमिशन का मतलब कि बीमारी अब सुप्त अवस्था में पहुंच गई है, रिवर्सल मतलब बीमारी अब लौट गई है, लौट के नॉर्मल की तरफ जा रही है। तो जैसे ही लिवर के ऊपर अगर हम फैट कम करेंगे, तो ब्लड में फैट लीक होना कम होगा, पेंक्रियाज में फैट जाना कम होगा, और पेंक्रियाज से इंसुलिन का फंक्शन बढ़ जाएगा। तो जो डायबिटीज रेमिशन या रिवर्सल है, उसका जो सबसे बड़ा जो बेसिक मैकेनिज्म है वो ये है कि हम लिवर का फैट कम करें, हम पेंक्रियाज का फैट कम करें। तो लिवर का फैट कम करेंगे तो फैट की फैक्ट्री, उसी को हमने रोक दिया। पेंक्रियाज का फैट कम हुआ, तो जिससे इंसुलिन ज्यादा बढ़ने लगेगा। पेंक्रियाज में फैट को से ज्यादा जमा होता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, जब पेंक्रियाज में फैट कम होगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जो डायबिटीज के दो मूल कारण है, उन्हीं पे हमने डायरेक्ट वार कर दिया, तो इसलिए डायबिटीज का रेमिशन हो जाता है या रिवर्सल हो जाता है, और उस व्यक्ति को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, बिना दवाई की भी उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। पर यह ध्यान रखें कि ये जो दोनों जगह से फैट कम होगा, वो तब होगा जब हम शरीर का वजन काफी ज्यादा मात्रा में कम करें। तो जब हम वेट लॉस करते हैं पूरे शरीर से, और ये बहुत लोगों में गलत फहमी कि हम पेट की एक्सरसाइज करेंगे तो पेट का फैट कम होगा, हम हाथ की एक्सरसाइज करेंगे तो हाथ का फैट कम होगा। इनफैक्ट किसी भी जनरल एक्सरसाइज से, मतलब अगर हम लगातार दौड़ रहे हैं, भले ही कोई पेट की एक्सरसाइज करे, पर जब ओवरऑल फैट लॉस बॉडी से होता है, तभी लिवर और पेंक्रियास का फैट लॉस होता है। और जैसे लिवर और पेंक्रियास से फैट कम होता है, ऑब्वियसली वजन तो कम होगा जब आदमी वेट कम करेगा, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और उस व्यक्ति की शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो अल्टीमेटली हमको हमारे पूरे जो डायबिटीज रिवर्सल और रेमिशन जो का मतलब है, या डायबिटीज के क्योर की बात है जो हम करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के, तो उसका पहला उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य है कि लिवर और पेंक्रियास से हम फैट कम कर दें, जिससे कि लिवर के ऊपर इंसुलिन का असर बढ़ जाए, और जो ट्राइग्लिसराइड बन रहा था, फैट बन रहा था, वो ना बन के सिर्फ ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज जमा हो लिवर के अंदर। जब लिवर से फैट लीक होना कम होगा, तो पेंक्रियाज में फैट जाना कम होगा, और उस पेंक्रियाज में फैट जाना कम जाने से पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी। यही डायबिटीज रिवर्सल या रेमिशन का मूल मैकेनिज्म है।
2017 के पहले ऐसा माना जाता था कि एक बार किसी व्यक्ति को डायबिटीज की दवाई शुरू हो गई तो उसे लगातार दवाई लेते रहना पड़ेगी, और हम ही लोग पेशेंट को बताते थे कि भाई अब जब पेशेंट आता था 5-6 साल के बाद कि साहब दवाई और बढ़ रही है, तो हम उसको बताते थे भाई ये तो अब नेचुरल है, ऐसा होता ही जब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो समय के साथ साथ उसको हमें दवाई की मात्रा को बढ़ाते जाना पड़ता है। परंतु 2017 में एक बहुत प्रसिद्ध ट्रायल हुआ जिसका विस्तार से मैं विवरण अभी 1-2 स्लाइड के बाद में दूंगा आपको। उस ट्रायल ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर हम बॉडी वेट को कम करते हैं, बॉडी वेट कम करने का मतलब है कि हमने कैलोरी कम की, जो कैलोरी अंदर जा रही है उसको कम की, और जो कैलोरी बर्न हो रही है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्योंकि इम्बैलेंस हमने कर दिया, हमने खाना कम खाया और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की। इस कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन से हमारे अंदर फैट लॉस हुआ। जब हमारी ओवरऑल बॉडी से फैट लॉस हुआ तो पेंक्रियाज और लिवर से भी फैट लॉस हुआ, तो इंसुलिन काम करने लगा और इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल होने लगी, इसलिए उन व्यक्तियों की दवाई जो है डायबिटीज की वो बंद हो गई। तो यह 2017 में क्लियर हुआ, और अब इसका प्रयोग हम लोग अपनी डे टू डे डायबिटीज प्रैक्टिस में भी जो सिलेक्टेड पेशेंट है, जो सूटेबल पेशेंट है, उनको करने लगे। तो इसका मतलब हो कि जो वेट लॉस है वह डायबिटीज रेमिशन या रिवर्सल का नंबर या एकमात्र जो रास्ता वही है। वेट लॉस से क्यों ऐसा होगा, जब चूंकि वेट लॉस जब हम बॉडी से 10 किलो वेट कम करने वाले हैं तो पेंक्रियास से भी जो वेट है 20-25 ग्राम पेंक्रियास का फैट, 20-25 ग्राम 30 ग्राम लिवर का फैट भी कम होगा, और ये इतना फैट ही अगर कम हो जाता है तो डायबिटीज की जो जो बोलना चाहिए कि जो डिजीज प्रोसेस है वो रुक जाती है। अब ये किन किन चीजों से होता है, नंबर 1 है बेरियाटिक प्रोसीजर। बेरियाटिक प्रोसीजर का सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रोसीजर जिन्हें हम वेट लॉस सर्जरी कहते हैं, जिसमें आंत की रूप को बदल दिया जाता है, खाने की थैली को छोटा कर दिया जाता है, और आजकल कई बार एक बलून जैसा अंदर डाल दिया जाता है, जिससे केवल इस ये ध्यान रखें कि ये आंत छोटी करने से या खाने की थैली को छोटी करने से ऐसा नहीं कि भूख कम होती है, इसके शरीर पे कई तरह के केमिकल प्रभाव पड़ते हैं जो कि फैट लॉस करवाते हैं बॉडी से, और इस फैट लॉस के कारण ही डायबिटीज का रिवर्सल होता है। तो सबसे पहली प्रोसीजर है वेट लॉस सर्जरी। ये उन लोगों के लिए जिनका वजन काफी ज्यादा मात्रा में, मान के चलिए एक सामान्य हाइट का व्यक्ति हो जिसका वजन अगर 85 से 90 किलो के ऊपर है, अगर वो वेट लॉस सर्जरी कराता है, जिसके लिए कि हमारी जो इंडियन गाइडलाइन है वह भी अनुमति देती है, मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर सामान्य हाइट का व्यक्ति समझ लीजिए 7 से लेकर लगभग 5-8 5-10 के बीच का पुरुष, और 3 से लेके 5-6 या 5-7 हाइट की महिला, जिनका वजन की अगर 80 किलो 85 किलो के ऊपर है, 90 किलो को टच कर रहा है, अगर वो बेरियाटिक और उनको डायबिटीज में अगर वो बेरियाटिक सर्जरी वेट लॉस सर्जरी कराते हैं तो उससे डायबिटीज रिमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ दवाइयां हैं जिनका कि कोई बहुत डायरेक्ट रोल अभी नहीं निकला है, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है, अगर समय होगा तो उस बारे में डिस्कशन करेंगे। व्यायाम हो गया, व्यायाम का रोल यह है कि वेट लॉस व्यायाम से बहुत ज्यादा संभव नहीं है, पर वेट लॉस होने के बाद वेट रीगेन ना हो इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और दूसरा तरीका है डाइट। तो 2 तरीके हम मान के चलें, एक तो वेट लॉस सर्जरी और बहुत कम कैलोरी की डाइट कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीने के लिए लेने पर जब सिग्निफिकेंट वजन कम होता है, ये कितना वजन कम होता है हम आगे देखेंगे, तो इस तरह की डाइट से हम वजन वेट लॉस करते हैं तो पेंक्रियाज और लिवर का फैट लॉस होगा, उस फैट लॉस के वजह कारण हमारी शुगर की जो बीमारी है उसमें रिवर्सल संभव है। अब ये हम देखें कि वेट लॉस सर्जरी के बारे में मैं वेट लॉस सर्जरी के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि इससे कितना फर्क पड़ सकता है वेट लॉस सर्जरी से। अब ये जो ग्रीन कलर का जो बार दिख रहा है ये बता रहा ये वेट लॉस सर्जरी वालों का है, और येलो जिनकी वेट लॉस सर्जरी नहीं हुई और इन लोगों को 15 साल तक ऑब्जर्व किया गया। तो येलो बार वाले उनको सिर्फ बताया गया कि डायबिटीज के बारे में कि खाना कैसे खाना चाहिए, कैलोरी कैसे कम करना चाहिए, रोज एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, यह चीज उनको बताई। तो जिनकी वेट लॉस सर्जरी की थी पहले 2 साल में लगभग 70% पेशेंट 72% पेशेंट की डायबिटीज क्योर हो गई, उनको शुगर की कोई दवाई नहीं लग रही थी। 10 साल के बाद में अगेन 40% पेशेंट ऐसे थे कि उन जो शुरुआत में जैसे मान के चले 100 लोग थे तो 40 लोग ऐसे थे जिनकी शुगर अभी भी कंट्रोल थी 10 साल के बाद में, और 15 साल के बाद में 25% ऐसे लोग थे जिनकी शुगर अभी भी कंट्रोल थी बिना किसी दवाई के। तो हम देखते हैं कि वेट लॉस सर्जरी एक ऐसा ऑलमोस्ट श्योर शॉट तरीका है कि अगर हम प्रॉपरली सिलेक्टेड पेशेंट जिसका वजन ज्यादा है, बेसिकली सिलेक्टेड मतलब जिसका वजन ज्यादा है और जिसे वेट लॉस सर्जरी ऑपरेशन से कोई मेडिकल खतरा नहीं है, उन पेशेंट की वेट लॉस सर्जरी करने पर 70% पेशेंट की शुगर
कंट्रोल हो सकती है बिना दवाइयों के, जिसमें भूख की कमी, कैलोरी की कमी, वजन की कमी, फैट लॉस की कमी के साथ साथ दूसरे भी कई केमिकल प्रभाव पड़ते हैं वेट लॉस सर्जरी के। ये सब चीजों के कारण सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलता है वेट लॉस सर्जरी से। और 10 साल तक भी ऑलमोस्ट 40% पेशेंट में शुगर की दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत इंप्रेसिव, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत इंप्रेसिव आंकड़े हैं, और ये बताते हैं कि वेट लॉस सर्जरी डायबिटीज रिवर्सल का एक सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका है। महंगा तो हो सकता है और कई के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है, और सर्जरी आज के तारीख में हर व्यक्ति कराना भी नहीं चाहता, पर बहुत सारे पेशेंट के लिए यह तरीका एक बेस्ट प्रोसीजर भी हो सकता है। जो नंबर 2 तरीका है वो है भोजन के लिए, और ये हमेशा मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारा खाना ठीक नहीं है तो दवाई का कोई उपयोग नहीं है, और अगर हमारा खाना ठीक है तो भी दवाई का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो हमारा डाइट है वह एक्चुअली सबके लिए संभव है। मतलब कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो, डाइट को चेंज करना उसके हाथ में है, डॉक्टर से ज्यादा उस मरीज के हाथ में, उस मरीज के परिवार वालों के हाथ में है। और जो पहली बार 2017 में ये समझ में आया कि लंबे समय तक डायबिटीज को अपन कम को बिना दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा ये जनरल पॉपुलेशन में भी संभव है। केवल ऐसा नहीं कि अस्पताल में भर्ती करके हो, जो डे टू डे लाइफ में भी पेशेंट अपनी डाइट को इतना सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकता है कि जिससे उसकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, वह 2017 में पहली बार सिद्ध हो, और जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम देखें कि जो शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ कि जो भी हम रोटी, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स ले रहे हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज में बदलने वाला है। जो फैट है, जैसे कि ऑयल है, जो भी हम ऑयल, बटर, मक्खन यूज कर रहे हैं, यह ग्लूकोज में नहीं बदल रहा है। सिमिलरली जो हम प्रोटीन यूज कर रहे हैं, वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन तो बहुत कम होते हैं, जैसे प्रोसेस सोयाबीन वगैरह होता है, पर जैसे एग वाइट है, चिकन या फिश है, इनमें प्योर प्रोटीन होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। पर भारत में अगर हम देखें तो जो केवल डायबिटीज के पेशेंट ही नहीं, जो हर तरह के व्यक्ति जिनको शुगर नहीं भी है, या जिनके परिवार में शुगर है, जिनको शुगर हो भी सकता है, वह सब के सब लगभग प्रतिदिन के भोजन में उनका 70% कार्बोहाइड्रेट से आता है, और यह 70% कार्बोहाइड्रेट ही फाइनली शुगर में बदलने वाला है। अब जैसा हर व्यक्ति के लिए भोजन अलग हो सकता है, पर वैज्ञानिक कई बार रेफरेंस, एक आइडियल बोलते हैं कि आदर्श डाइट बनाना चाहते हैं। तो ये आदर्श डाइट बेसिकली जो एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उन्होंने बनाई है, और ये एशियन लोगों के लिए बनाई है। तो सीरियल का मतलब हुआ कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। पल्सेस मतलब जो भी दाल हो गया, दाल, छोले, चना, राजमा, सोयाबीन, मटर, मूंग हो गया। तो जो सीरियल है उनके हिसाब से लगभग 230 ग्राम प्रतिदिन तक लेना चाहिए, और समान भारतीय भोजन में 300 ग्राम तक जाता है। तो ये सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंस यहीं पे हो जाता है। फिर जो सीरियल प्रोडक्ट है, सीरियल प्रोडक्ट का मतलब कि जो आज के तारीख में लोग म्यूसली या कॉर्नफ्लेक्स खाने लगे हैं, ये जीरो होना चाहिए, जबकि हमारे देश में अब धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों में इनका उपयोग बढ़ रहा है, और ये 20 से 30 ग्राम तक हमारे शरीर में जाते हैं। फिर जो दाल है वो 70 तक होना चाहिए, हमारे देश में ये 40 भी नहीं पहुंचती है। जो ग्रीन वेजिटेबल है वो लगभग 300 होना चाहिए, हमारे देश में ये 250 के ऊपर नहीं निकल पाते हैं। जो नट्स हैं, अगेन कॉस्ट का भी एक फैक्टर यहाँ पे, उनके हिसाब से 50 होना चाहिए, हमारे यहाँ ये 0 to 8 के आसपास मुश्किल से आ पाते हैं। जो एग, फिश और मीट प्रोटीन वाले प्रोडक्ट है वो 80 तक होना चाहिए, हमारे देश में ये 50-60 से ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो हम अगर ओवरऑल भारतीय डाइट को देखें तो उसमें सीरियल्स की और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है, और वेजिटेबल्स, प्रोटीन की और प्योर प्रोटीन की मात्रा कम है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे यहाँ अब शुरू से ही, भले उसको डायबिटीज ना हो, पर ब्लड की शुगर बढ़ी रहती है, और हमने जैसे देखा कि बढ़ी हुई ब्लड शुगर या बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। ज्यादा इंसुलिन, फिर इंसुलिन का काम बदल गया, फैट ज्यादा बनने लगा, लिवर पे फैट जमा हो गया तो इंसुलिन और काम करना कम कर देती है, पेंक्रियाज में फैट जमा हुआ तो इंसुलिन बनना कम हो गया, उस व्यक्ति को शुगर हो गई। ब्रेन पे इंसुलिन का असर नहीं हो रहा तो उसकी खाने पीने जरूरत से ज्यादा भूख लग रही है, और मेहनत करने की इच्छा नहीं हो रही। तो ये डाइट से ही हमारी शुरुआत गड़बड़ हो जाती है। दूसरा हम देखें, इसमें ये दिखाया गया कि शुगर कितनी बढ़ रही है, बहुत ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट वो है, ये दाल से शुगर बढ़ने का ग्राफ है। हमने दाल खाई और अगले 2 घंटे तक हमने देखा कि कितना बढ़ रहा है इससे, तो हमने देखा ये दाल से बढ़ने वाला ग्राफ, ये चावल से बढ़ने वाला ग्राफ है, और ये ग्लूकोज से बढ़ने वाला ग्राफ है। तो जैसे ही शुगर शूट होती है, जैसे ही शुगर थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, इस लेवल के ऊपर थोड़ी सी भी शुगर ज्यादा जाएगी, तो ये जो शुगर है ये फैट में बदल कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि हम इसको जला नहीं पाते हैं।
इस तरह से हमारे देश में ऐसे कई भोजन है जो शुगर को बहुत जल्दी शूट अप कर देते हैं, और इस बढ़ी हुई शुगर के कारण भले ही वो नॉर्मल रेंज में रहे, पर जैसे मान लीजिए 70 उसकी शुगर है और ये शुगर बढ़ के 140 तक चली गई, क्योंकि है दोनों नॉर्मल रेंज में, पर ये जो सडनली 70 ग्राम का जो इसके इंक्रीज हुआ ब्लड शुगर में, ये जो बढ़ी हुई, और जबकि वो दाल खा रहा, मान लीजिए 70 से उसने शुरुआत की, केवल 100 तक उसकी शुगर बढ़ी। तो जो ये 30 का बढ़ोतरी हुई और ये 40-70 की बढ़ोतरी हो गई, जो 70 एक्स्ट्रा जो शुगर बढ़ी, यही फैट में बदलने वाली है। और इसलिए हमारे देश में शायद बेली फैट, पूरा ओवरऑल व्यक्ति भले ही मोटा ना हो, और उसके पेट के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता कई बार बहुत कम उम्र से, और हाथ पर दुबले दुबले रहते क्योंकि वो प्रोटीन नहीं खा रहा, मसल्स उसकी बहुत भी कम बन नहीं पाई, पर हाँ पेट के अंदर फैट जमा होता जा रहा है। दूसरा, हमारे खाने में शुगर की अधिकता है, बहुत ज्यादा मीठा हम लोग खाते हैं, और बहुत बार पेशेंट चाहते हुए भी बोलता है कि नहीं साहब हमको तो शक्कर की चाय अच्छी लगती है। तो एक ये स्टीविया नाम का जो मीठा आता है, ये पत्ती से बनता, प्राकृतिक रहता, कड़वा टेस्ट नहीं आता। और अगेन मैं इस ग्राफ के डिटेल में जा रहा हूँ, पर ये ग्राफ ये बता रहा है कि जो दूसरे शुगर फ्री ले रहे हैं जो केमिकल से बनते हैं, वह भी हमारे इंसुलिन की मात्रा को शुगर ब्लड में बढ़ा देते। तो ये बड़ा इंसुलिन ही हमने जैसे बोला देखा कि ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है, बहुत बड़ा दुश्मन है डायबिटीज होने के पीछे। जो शुरुआत में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, अल्टीमेटली यही डायबिटीज उत्पन्न करने वाला है। तो जो स्टीविया से उतना इंसुलिन नहीं बढ़ता जितना कि इंसुलिन बढ़ जाता है समान जो केमिकल से बनने वाले जो शुगर फ्री रहते हैं। तो इसलिए हमें स्टीविया का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे मीठे का स्वाद भी मिल जाएगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगी और इंसुलिन की मात्रा भी नहीं बढ़ेगी। दूसरा, अगर हम अपने खाने के साथ कुछ नेचुरल शुगर स्टेबलाइजर का उपयोग करें, जैसे इसमें दिखाया, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ध्यान से देखें, कठिन नहीं है। इसमें दिखाया गया कि खाली ब्रेड खाने से शुगर कितनी बढ़ रही है, पर उसी ब्रेड के साथ अगर हम कोई ऑयली सीड खा लें, जैसे इस एग्जांपल में उन्होंने बादाम को, आलमंड्स को बताया हुआ है, तो शुगर बढ़ने की जो गति है और कितनी बढ़ रही है, कम हो जाती है। जैसा मैंने बोला कि जैसे सडनली ऊपर शुगर गई, ये एक्स्ट्रा शुगर फैट में बदलने वाली, जो कि पूरे प्रॉब्लम को चालू करने वाली है। तो जैसे ही अगर हम बादाम खाने के साथ ले लेते हैं, ऑयली सीड, इवन मूंगफली भी ले सकते हैं कुछ लोग, आजकल विनीगर, जो उसको एप्पल साइडर विनीगर बोलते हैं, सेव का सिरका, वह ले लेने से, या वे प्रोटीन जो आजकल मिलते हैं, वह अगर हम भोजन के साथ में लेते हैं, तो हमारी शुगर सडनली शूट अप नहीं होगी। ये अगर शुगर शूट अप नहीं होगी तो अगेन इंसुलिन ज्यादा नहीं बनेगा, लिवर में फैट नहीं जाएगा, पेट में फैट नहीं जाएगा, पेंक्रियाज में फैट नहीं जाएगा, और डायबिटीज नहीं होगा। और जब इनसे फैट धीरे धीरे कम होगा तो डायबिटीज की रिकवरी चालू हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम अपने खाने के पहले, मान लीजिए हम रूटीन भोजन करें, पर अगर उसके पहले हम काफी मात्रा में सलाद ले लें और कुछ ऑयली चीज ले लें, जैसे हेल्दी ऑयल कुछ ले लें, या थोड़ा सा हम चीज ले लें, या थोड़ा सा मक्खन ले लें, तो उस भोजन से शुगर नहीं बढ़ती। तो ये सब स्ट्रेटजी करके, मीठे के बजाय स्टीविया, शक्कर के बजाय स्टीविया, भोजन के पहले या तो बादाम, एप्पल का सिरका, वे प्रोटीन, या खाने के पहले केवल सलाद हम ले लें, तो उससे हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। और ये शुगर नहीं बढ़ती है तो जैसा आपने बोला, इंसुलिन, फैट और ये सारे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। हम लोगों ने इस बारे में कुछ प्रयोग भी किए। ये हम लोगों ने एक क्रिएट किया स्पेशल सलाद। जो लोग एग खाते हैं उनके लिए एग, जो एग नहीं खाते उनके लिए वो दूसरी चीज भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सब्जियां हैं, बादाम है, और इसमें चीज है जो कि अधिकतर वेजिटेरियन ले लेते हैं, और साथ में इसमें एप्पल साइडर विनेगर, जैसा नींबू का रस रहता है, खट्टा खट्टा स्वाद, अच्छा लगता है स्वाद में। ये सलाद हम लोग ने क्रिएट किया। और एक प्रयोग हम लोग ने किया पेशेंट के ऊपर। हमने पेशेंट को पोहा खिलाया। पोहा हमने जैसा बताया कि प्योरली कार्बोहाइड्रेट है, चावल से बना हुआ है। तो जब पेशेंट ने अकेला पोहा खाया और उसकी शुगर हमने ये देखिए शुगर की एक्चुअल वैल्यू है, तो उसकी शुगर को जब हम प्लॉट कर देगा तो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ी वो, और फिर धीरे धीरे करके कम हुई। उसकी शुगर 70 से कम की। ये सब हेल्दी व्यक्तियों की, जब इसमें शुगर वाला पेशेंट भी नहीं है, तो शुगर उसकी 70 से बढ़ते बढ़ते 110 तक चली गई। ठीक है, अब उस व्यक्ति को हमने ये वाला सलाद खिलाया जिसमें कि बादाम थे, चीज था, वेजिटेबल्स थे, और जो एप्पल साइडर विनेगर था। उसके बाद में हमने उसको पोहा खाने को बोला दूसरे दिन, सेकंड डे। तब आप देखेंगे कि ये शुगर की जो बढ़ोतरी थी, ये केवल 20-30 की हुई। तो ये दोनों ग्राफ में आप देखिए कितना फर्क है। और जो ये एक्स्ट्रा फर्क है, यही बढ़ी हुई शुगर हमारे पूरे शुगर कंट्रोल करने वाले सिस्टम को डैमेज कर रही है। जब हम इसको बढ़ने नहीं देते तो शुगर कंट्रोल करने वाला सिस्टम धीरे धीरे रीएक्टिवेट होने लगता है। पर ये सब चीजें एडिशनल है। मेन चीज है कि हम अपने शरीर के अंदर जाने वाली कैलोरी को कितना कम कर सकते हैं। अब ये जो ट्रायल 2017 में हुआ था उसका विवरण है, जिसने ये पहली बार सिद्ध किया कि डायबिटीज का रिवर्सल हो सकता है। तो इन लोगों ने 3 से 5 महीने तक केवल 850 कैलोरी का भोजन लिया। 850 कैलोरी के भोजन में
कुछ सब्जियां हैं और दाल है, रोटी वगैरह नहीं रहेगी। या उन लोगों ने केवल 3 महीने तक मील रिप्लेसमेंट शेक का वो किया, वो शेक जिनमें की सारी जरूरी चीजें मिली रहती हैं, तो दिन भर में वो शेक लेते थे। ऐसा मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 5 महीने तक किया। उसके बाद धीरे धीरे 3 से 5 महीने के बाद अगले 2 महीने में धीरे धीरे उनको नॉर्मल डाइट शुरू की गई। पर उनको डॉक्टर और नर्सेस के सहयोग से सारे तरीके एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट किया गया। उनको डाइट के बारे में बार बार सलाह दी गई कि नॉर्मल खाने में तो आ गए हो, पर किस तरह का खाना खाना है, ये उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिलता रहा। ये सपोर्ट भी बहुत जरूरी चीज है, इसी से बिहेवियर चेंज होता है। अब इन में जैसे इस ट्रायल में 100 लोग अगर मान लीजिए एनरोल हुए, तो उसमें से 40% लोग का वजन इतने सीवियर डाइटिंग के बाद में अच्छे खासा कम हुआ, जो कि 15 किलो तक कम हो गया। अब हम देखें कि जिनका वजन 15 किलो से ज्यादा कम हुआ था, 86% में उनकी डायबिटीज क्योर हो गई। जिनका वजन 10 से 15 किलो कम हुआ था, उनमें 57% या समझ लीजिए 60% लोग की डायबिटीज क्योर हो गई। जिनका वजन 5 से 10 किलो कम हुआ था, उनमें 33% लोग की डायबिटीज कम हो गई। जिनका वजन 5 किलो तक कम हुआ था, उनमें केवल 6% लोग की डायबिटीज बिना दवाई के कंट्रोल हुई अगले 1 साल के लिए। जिनमें वेट लॉस नहीं हुआ था, उनमें 0% में डायबिटीज कंट्रोल हुई वेट लॉस के लिए। तो आप देखें कि वजन कम होगा तो फैट कम होगा। जब फैट कम होगा तो ये फोटो दिखाई गई है, लिवर दिख रहा है जो फैट से भरा हुआ है, और डाइट के बाद में ये जो काला दिख रहा है ये भी लिवर है, फैट कम हो गया। इसी तरह से ये पेंक्रियाज दिख रहा है जो फैट से बढ़ा हुआ है, पर जैसे ही उन्होंने वेट लॉस किया तो ये पेंक्रियाज का फैट भी कम हो गया। तो लिवर का फैट और पेंक्रियाज का फैट जब कम हुआ, वो कम क्यों हुआ? क्योंकि वजन का लॉस किया, और जितना ज्यादा वजन का लॉस उतनी ज्यादा मरीज की डायबिटीज रिवर्स हो गई। तो मूल तथ्य यह है कि अगर अपन 15 किलो से ज्यादा वेट लॉस करते हैं, तो लिवर और पेंक्रियाज का फैट इतना कम होता है कि लिवर पे इंसुलिन काम करने लगता है और पेंक्रियाज से इंसुलिन बनने लगता है और उनकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। अगर फैट वेट लॉस कम होता जा रहा है, तो डायबिटीज रिवर्सल के चांसेस भी आप देख रहे हैं कि 86% से केवल 6% तक रह जाते हैं। दूसरा तरीका है कि हम खाने को का गैप, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत लोग करते हैं कि 8 बजे से 4 बजे के बीच में या 8 बजे से 5 बजे के बीच में खा लें, लगभग 16 घंटे का फास्ट करें। यह भी डायबिटीज कंट्रोल के लिए, रिवर्सल के लिए एक जरूरी एलिमेंट हो सकता है। पर जैसा मैंने बोला कि सबसे बड़ी चीज है उस पेशेंट का वेट लॉस। अगर वेट लॉस नहीं हुआ है, तो किसी भी प्रकार की डायबिटीज में रिवर्सल की संभावना नहीं रहेगी। ये हमको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो जो लोग भी अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं, टेम्परेली मैंने आपका खाना बिल्कुल बदल दिया, कुछ दिनों के लिए आपको मैंने केवल वेजिटेबल्स खिलाए, आपकी शुगर ऑब्वियसली कंट्रोल हो जाएगी। पर जब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा, वो वेट लॉस होने के बाद जब तक मेंटेन नहीं रहेगा, जब तक आपकी शुगर रिवर्स नहीं होगी। ये जो डाइट हमने इंडियन डाइट पिछली बार भी बताया था, एक बार आपने वेट लॉस कर लिया है तो आपको इस डाइट पे जाना चाहिए। अगर आप वेट लॉस आपने नहीं किया, शुरू करने वाले, तो भी इस डाइट पे जाना चाहिए। पहला नंबर का स्टेप है। और इसे ध्यान से देखें, इसमें वेजिटेबल्स एंड सलाद, मतलब पकी हुई सब्जियां और सलाद, ये कम से कम 5 से 7 सर्विंग, एक कटोरी को एक सर्विंग माने तो अपन 7 कटोरी तक चाहिए प्रतिदिन। जो ग्रेन्स से बनने वाली चीजें, जैसे रोटी है, पोहा है, उपमा है, दलिया है, ज्वार बाजरा से बनने वाली चीजें, इडली है, चावल से बनने वाली चीजें हैं, वो 5 से ज्यादा शरीर में नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपने अगर सुबह 1 कटोरी पोहा ले लिया और दोपहर में 1 कटोरी चावल ले लिया, तो अब आपके पास केवल 3 रोटी की जगह बनेगी। पल्सेस मतलब राजमा, चना, छोला, मटर, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, इनकी मात्रा 3 सर्विंग से ज्यादा होना चाहिए, 3 कटोरी से ज्यादा लेना चाहिए। दूध को बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 कटोरी ले सकते हैं। जब हम अपनी कैलोरीज कम करते हैं और वेट लॉस करते हैं, तो वेट लॉस में फैट लॉस तो होता है, साथ ही साथ हमारा मसल लॉस भी होता है। और हमने देखा कि हमारी मसल भी शुगर की बहुत बड़ी ग्राहक है। अगर हमने वजन बहुत कम किया और मसल को बिल्कुल छिजा लिया, बहुत कम कर लिया, तो अल्टीमेटली उस शुगर को ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो मसल लॉस ना हो, इसलिए कुछ तरह का मस्कुलर व्यायाम और प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए पड़ते हैं। जब हम इतनी कम कैलोरी कर देते हैं, तो प्रोटीन की कमी होती है। जो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, वो एग वाइट सिंपल ही ले लें, सबसे बढ़िया सस्ता प्रोटीन है। जो नॉन एग नहीं खाते हैं, वो वे प्रोटीन आता है, पी प्रोटीन, मटर से बना हुआ प्रोटीन आता है। 15 से 30 ग्राम मिनिमम आपको सप्लीमेंटेशन चाहिए। फ्रूट्स एक्सेसिव मात्रा में नहीं खाना। फ्रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन कई बार फ्रूट से शुगर भी नहीं बढ़ेगी, पर फ्रूट बेसिकली ब्लड शुगर को जरूरत से ज्यादा जब बढ़ाते हैं, कैलोरीज को बढ़ाते हैं, तो भी हमने देखा कि वो सारा चक्र चालू हो जाता है। बादाम हम हफ्ते में 20 से 25 बादाम तक ले सकते हैं, उसको प्रतिदिन भी, और हफ्ते में 2 या 3 बार करके भी ले सकते हैं। जैसा हमने बोला कि पहले सलाद खाएं, प्रोटीन की कोई चीज लें, और फिर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं।
इस तरह से जब हम भोजन करते हैं तो इस भोजन से इससे शुगर नहीं बढ़ेगी, इससे बहुत कम शुगर बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा शुगर इससे बढ़ने वाली है। पर जब हम पहले इन दोनों को ले लेंगे तो ये वाला भोजन जो कि शुगर को एकदम से शूट अप करने वाला है वो बढ़ते नहीं। अब हम जो दूसरा तरीका डाइट के बाद में वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से 15 kg वेट लॉस संभव नहीं है और कभी किसी को करना भी नहीं चाहिए मात्र एक्सरसाइज से। डाइट का रोल तो रहेगा, पर वेट लॉस के बाद में जब वजन को हमको मेंटेन करना है तब हमको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। हमको मसल को बना के रखना तब अब एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। हमको अपनी मानसिक अवस्था चेंज करना, मोटिवेटेड बने रहना, तब एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। इस फोटो में कई सारे इफेक्ट एक्सरसाइज के दिखाए, मैं जो विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। और ये ध्यान रखें कि यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर वे आउट ऑफ अ बेड डाइट। इसका मतलब है कि आप गड़बड़ खाना खाएं और कोशिश करें कि हम उसको एक्सरसाइज करके जला लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इससे कैलोरी तो भले ही आप बैलेंस कर लेंगे, पर इस खाने से जो अंदर आपके शरीर में परिवर्तन हुआ है उसे आप कभी भी एक्सरसाइज के द्वारा उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों जरूरी है। अब कई बार लोग कहते हैं कि साहब हम तो बहुत कम टाइम है, हम एक ही दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम 2 दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगेन ये इंग्लिश में ग्राफ है पर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें दिखाया गया कि जो व्यक्ति कभी कभार एक्सरसाइज करते थे 15 मिनट बस प्रतिदिन, जो हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज कर रहे थे और जो एक्सरसाइज कर रहे थे, अब इनका डाटा देखें अपन कि किसी भी कारण से मृत्यु दर में कमी 34%, 30%, 35%। इसका मतलब कि अगर आप 15-10 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मृत्यु दर 34% कम हो जाएगी। डायबिटीज रिवर्सल हमारा एम है, पर हमारा सबसे बड़ा एम है कि लंबे समय तक जीवित रहें। तो अगर हम 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मृत्यु दर 34% तक कम हो जाएगी। हार्ट से मृत्यु दर कम होना है 40%, 40%, 41%। तो हम 10 मिनट अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज बहुत लंबा 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी 40% हमको हमारी मृत्यु दर कम हो जाएगी। पर ये 10 मिनट रेगुलर चाहिए हम। इसी तरह से कैंसर से होने वाली मृत्यु दर भी, अब भले ही हम थोड़ी सी एक्सरसाइज 10-10, 15 मिनट प्रतिदिन करें, चाहे हम हफ्ते में एक दिन बहुत लंबी एक्सरसाइज करें, चाहे हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, इसका मतलब है कि एक्सरसाइज का कोई भी डोज अगर बॉडी में रेगुलरली जा रहा है तो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु दर, हार्ट से होने वाली मृत्यु दर और कैंसर से होने वाली मृत्यु दर में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क आएगा और साथ में वेट भी मेंटेन रहेगा। बहुत बार प्रश्न रहता है कि उम्र बढ़ने के साथ हमें वेट वाली एक्सरसाइज करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए वेट वाली एक्सरसाइज। इनफैक्ट यंग लोगों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वेट वाली एक्सरसाइज से मसल्स ही आपकी शुगर ग्रहण करने वाली है। अल्टीमेटली इंसुलिन का असर किस पे, लिवर पे और मसल के ऊपर है। तो जब मसल रहेगी नहीं तो शुगर ग्रहण करेगी और आपकी शुगर कंट्रोल होगी। तो इसलिए मसल की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए एक्सरसाइज और प्रोटीन की मात्रा जरूरी है। ये एक छोटा सा शेड्यूल हमने बताया और हम लोगों ने प्रयोग करके भी देखा। ये 4 एक्सरसाइज हैं जो सामान्य स्क्वाटिंग बोलते हैं, कदम ताल और साथ में अपने कूल्हे की मसल को स्क्वीज करना, ये पंजों के बल खड़े होना और वॉल पुशअप। एक 10-10 रिपीटेशन कीजिए। ये 4 एक्सरसाइज 10 रिपीटेशन करेंगे, लगभग 1 से 1.25 मिनट लगेगा और ऐसे 30 बार कर लीजिए इसको। कब कब करना है? नाश्ता के पहले, नाश्ता के बाद 2 बार, करीब 45 मिनट के बाद से, लंच के जस्ट पहले, लंच के 45 मिनट बाद और फिर समझ लीजिए 2 घंटे बाद। शाम को चाय वाय के साथ अगर कुछ लेते हैं उसके पहले और चाय चाय उसके 45 मिनट बाद, रात्रि खाने के जस्ट पहले और उस भोजन के 45, मतलब ये जो दोनों बाउट है मिनिमम 45 मिनट के बाद में करना है। और जब हम दिन भर में ये एक्सरसाइज, भले ही इसमें 3 मिनट लगे, पर ये एक्सरसाइज करने पर जो हमारे पेंक्रियाज के बीटा सेल हैं अगेन वो सुरक्षित रहते हैं, हार्मोन का बैलेंस बना रहता है, ब्रेन के ऊपर अच्छा असर पड़ता है, हार्ट के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। दूसरा तरीका, हम दिन भर में एक्टिविटी करते हैं तो अगर हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं दिन में, जैसा बताएगा कम से कम 6 से 8 बार और 10,000 कदम चल रहे हैं, तो हमारा एक्सरसाइज का कोटा पूरा जाता है। अगर हम मान लीजिए चल नहीं पा रहे हैं और तो हमको ये वाले सारे तरीके, जैसे ये होम बाइसिकल जो आप बैठे बैठे घर में महिलाएं या पुरुष कोई भी कर सकते हैं, ये ग्रिपिंग की एक्सरसाइज जो मसल को मजबूत बनाएगी। तो आप लगातार जब भी आप फ्री होते हैं आप एक्सरसाइज करते हैं, उसको गिनिए नहीं, जितना लंबा करेंगे उतना लंबा आपको फायदा मिलेगा। तो अब अगर हम लास्ट में देखें तो सबसे ज्यादा मतलब किस तरह से फर्क पड़ रहा है, एक तो बहुत लो कैलोरी डाइट से फर्क पड़ रहा है, दूसरा बेरियाट्रिक प्रोसीजर से फर्क पड़ रहा है, कुछ दवाइयां हैं बट वो उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, और एक्सरसाइज से मतलब डाइट, लो कैलोरी डाइट और या बेरियाट्रिक प्रोसीजर, उनमें से कोई एक। वेट लॉस हो जाए तो उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज और जो हमने आपको रिवर्सल डाइट की फोटो दिखाई थी ये वाली, इसके लगातार पालन से हम अपने डायबिटीज के रिवर्सल को लंबे समय तक रख सकते हैं। तो ये तो डायबिटीज रिवर्सल के बारे में हो गया, जिसका मूल मंत्र वेट लॉस, फैट लॉस, पैंक्रियाज और लिवर से फैट लॉस। ये दोनों, इन सब करने के बाद हमारा डायबिटीज रिवर्सल होगा, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी चमत्कार की वो नहीं करें, आप किसी एक बहुत
रिस्ट्रिक्टिव डाइट को लेके, जैसे जैसे कई लोग सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहे हैं अभी या वेजिटेबल जूस पी रहे हैं, उससे आप अपनी वेट को कम कर सकते हैं और शुगर को वापस भी कर सकते हैं। पर जैसे जैसे वेट रिगेन होगा आपका शुगर कंट्रोल खत्म हो जाएगा और आपको दवाई लेना पड़ेगी। दूसरा, आप ऐसी डाइट लेना जो कि आप जिंदगी भर नहीं खा सकते, उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए हमेशा ऐसे रास्ते को चुने जिसको कि आप पूरे लाइफ लॉन्ग उपयोग कर सके, जिसमें जैसा मैंने बताया कि जो डाइट है अगर उसको अपन मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक लेते हैं तो फर्क पड़ जाता है। अब अपन देखें कि डाइट एक आंकड़े क्या कहते हैं। जैसा हमने देखा था कि जो डायरेक्ट ट्रायल जैसे सबसे ज्यादा हुआ, 46% लोगों में डायबिटीज का रिमिशन हो गया। कब? एक साल के एंड में 40% लोगों को कोई दवाई नहीं लग रही थी, जिन्होंने 10 किलो मिनिमम और 15 किलो या उससे ज्यादा कम किया। उनका जो मिनिमम वेट लॉस लेकिन 10 किलो तक रिक्वायर्ड था, तो 46% लोग का शुगर रिवर्सल हो गया। जब 2 साल हुए तो उनका वजन धीरे धीरे, वो 10 किलो जो लॉस था वो धीरे धीरे वजन बढ़ के 5 किलो और बढ़ गया। ऐसे समय में 46 से केवल 36% लोग बचे जिनमें की डायबिटीज रिवर्स था, बाकी और पेशेंट को हो गया। 2 साल के जो बाद के आंकड़े अभी आना शुरू हो गए हैं तो उसमें ये नंबर और कम चला गया। इसी तरह से एक दूसरी डाइट बोलते हैं जो कीटो डाइट बोलते हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 14 किलो वजन किया पेशेंट का और 72% का शुगर कंट्रोल हो गया बिना किसी दवाई के 1 साल के अंदर। बट 2 साल में 17% पेशेंट को पार्शियल रिमिशन था और 6% पेशेंट को कंप्लीट रिमिशन था। तो 72% से मात्र 6% पेशेंट बचे जिनमें कि 2 साल के बाद में भी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज रिवर्सल संभव है, लेकिन ये चमत्कारिक नहीं कि हर एक के साथ होगा और लगातार बना रहेगा। इसके वापस मतलब बिगड़ने के भी चांसेस हैं। मेन होता है वजन कम, वजन बढ़ने से, क्योंकि अधिकतर लोग जो वजन उन्होंने 15 किलो कम किया उसको, उस वजन की कमी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ हम सर्जरी में देखें, सर्जरी के जो आंकड़े वो ऑब्वियसली डाइट से ज्यादा बेहतर हैं और इवन 15 साल के बाद भी 30% पेशेंट जो थे उनका उनका डायबिटीज का रिवर्सल बना हुआ था। तो ये सर्जरी की सुपेरिटी है डाइट के ऊपर। पर अगेन हर व्यक्ति सर्जरी नहीं करा सकता और डाइट के द्वारा हम डायबिटीज काफी लोग में 50% तक लोगों में डायबिटीज को रिवर्सल या रेमिशन में ले जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको उस रेमिशन को बनाए रखने के लिए अपने वेट को लगातार कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो मैजिक नंबर है वो 15 किलो का है। 10 किलो से ऊपर चाहिए, 15 किलो के ऊपर में बहुत चांसेस है कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, पर अपने को वेट लॉस को मेंटेन करना है। अब हम ये अपने फाइनल उस पर आ गए। हम जो ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में बता रहे थे कि जो ब्रेन है वो बहुत ही सेल्फिश ऑर्गन है और उसको लगातार शुगर चाहिए। अगर ब्रेन के ऊपर किसी भी तरह का जोर पड़ता है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और सारी चीजें ब्रेन से कंट्रोल हो रही है। तो हमारा जो बोलता है बिहेवियर, हमको ऐसी चीजें पसंद आती है क्योंकि शुगर को बढ़ा रही है, क्योंकि ब्रेन शुगर मांग रहा है। उसी तरह जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको इस फोटो में बहुत अच्छे से दिखाया गया कि शुगर को अपन सेल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, इंसुलिन डालने की कोशिश कर रहा है, जो सेल है वही मना कर दे रही। जो बॉडी का जो टिश्यू है या बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो इस शुगर को अंदर नहीं जाने दे रहे। अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि ब्रेन को शुगर चाहिए, इसलिए ब्रेन अपने खून की नली में ज्यादा शुगर चाहता है। यही तो बेसिकली डायबिटीज है। तो हम देखें कि अब ये हमारे जो शुगर होने में धीरे धीरे जो नंबर बढ़ रहा है उसमें ब्रेन की भी का भी बहुत असर है। और इसी के साथ साथ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज रिवर्सल का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हमने शुगर कंट्रोल कर ली। शुगर कंट्रोल तो है ही है, क्योंकि परिभाषा के अंदर तो वही आएगा कि बिना दवाई की शुगर कंट्रोल हो गई। पर डायबिटीज प्रैक्टिकली आईज, हार्ट, किडनी, पैरकिनस, थायराइड कई अंगों को वार करता है। तो डायबिटीज रिवर्सल का मतलब है कि आई की स्थिति में सुधार होना चाहिए, रिवर्सल या रिकवरी चाहिए। हार्ट की स्थिति में सुधार या रिकवरी चाहिए, खून की नलियों में सुधार की रिकवरी चाहिए, किडनी के फंक्शन में रिकवरी चाहिए, ब्रेन के स्टेटस को हमको फिर से मैनेज करना पड़ेगा, मानसिक जो हमारा बिहेवियर उसको हमको उसकी रिकवरी चाहिए, और मेंटल और फिजिकल एनर्जी की अधिकता या उसकी ऑप्टिमम या उच्च मात्रा हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए। इसे हम डायबिटीज रिकवरी बोलते हैं, जो केवल रिवर्सल अकेले शुगर के रिवर्सल से संभव नहीं है। उसके लिए हमें ओवरऑल अपनी जीवनचर्या को करना पड़ेगा। और जो आखिरी पार्ट हम अब अगले हफ्ते करेंगे या नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे, उसमें हम ये रीसेट एंड रिकवर प्रोग्राम की बात करेंगे। इसमें कैसे हम एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, व्यायाम के द्वारा अपनी शुगर की रिवर्सल की जर्नी को या रिकवरी की जर्नी को चालू कर सकते हाँ, नमस्कार सर। हैं। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया मेन कि हाइट, वेट के बारे में आपने बताया कि वेट कम होना चाहिए। जी जी। मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि किसी की हाइट और एज के हिसाब से एक नॉर्मल कितना वेट उसका होना चाहिए जो कि उस डायबिटीज को कंट्रोल में कर सके।
देखिए, ये आपके प्रश्न के दो उत्तर है। पहला तो वेट कितना होना चाहिए, हाँ तो भाई, उसको हम कितना बीएमआई वेट? के द्वारा नापते हैं। बीएमआई का मतलब है, उसका फॉर्मूला शायद आपको मालूम होगा कि जो वेट है उसको हम हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए किसी का वेट 70 किलो है, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर, तो 70 डिवाइडेड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7, 1.7 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया अपने, 1.7 मीटर हो गया। 1.7 मीटर स्क्वायर कर दिया अपने और 70 को उससे भाग दे दिया। तो एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब मान लीजिए लगभग 3.2 लगभग आएगा, तो 70 भागे 3.2 हो गया। ये वैल्यू बच्चों के लिए लगभग 30 के आसपास रहना चाहिए। 23 से 25 में हाई बोलते हैं, 25 से 27 में ओवरवेट बोलते हैं, 27 के ऊपर ओबेसिटी बोलते हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए किसी और आप देखेंगे कि बहुत सारे डायबिटीज वाले व्यक्ति को वो देखने में बहुत वजन नहीं लगेगा, और उनका बीएमआई 28-32 ऐसा चलता रहता है। तो इनफैक्ट जो भारतीय लोग हैं, अगर उनमें बीएमआई 32 के आसपास आ गया है, तो उनको वेट लॉस सर्जरी या वेट लॉस करने से बहुत फायदा होगा, किसी भी लेवल के वेट लॉस का। दूसरा प्रॉब्लम हमारे भारतीयों के साथ में कि मान लीजिए किसी की बीएमआई 30 या 24 है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग नॉर्मल है, पर हम किसी कॉकेशियन से, मतलब वेस्टर्न व्यक्ति से, गोरे व्यक्ति से उसका कंपेरिजन करेंगे, तो सेम वेट पे भारतीय व्यक्ति में फैट की मात्रा किसी वेस्टर्न व्यक्ति की तुलना में कई कई गुना ज्यादा है। उनमें फैट की मात्रा टोटल वजन का रहेगा 9 या 10%, और हम में से जो तथाकथित स्वस्थ लोग हैं, उनमें फैट की मात्रा रहेगी 25 से 30%। ये 25 से 30% अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो ये सब हमारे पेट में जमा हुआ है, हमारी बैली में जमा हुआ है। ये बैली का फैट तो ये बाहर का इंडिकेटर है, मीटर भर है। बेसिकली ये सारा फैट जो है, ये हमारे अंगों के अंदर जमा है, हमारे पेंक्रियास पे जमा, हमारे लिवर पे जमा है। बेसिकली ये जो बढ़ा हुआ फैट है, इसलिए कम वजन में भी भारतीय लोग को शुगर की बीमारी हुआ है। तो इस फैट को कम करने के लिए एक ही तरीका कि हम ओवरऑल फैट लॉस करें। उस ओवरऑल फैट लॉस में कई बार जब जब हम करते हैं, और ऑब्वियसली जिसके जिसके के अंदर अंदर जो बहुत वजन नहीं, जिसकी बीएमआई 23-24 है, वो अगर 7-8 kg फैट लॉस वेट लॉस भी करेगा, तो उसको डायबिटीज रिवर्सल के बेनिफिट मिलेंगे। पूरी दवाई बंद ना हो, कुछ दवाई तो बंद हुई है। तो मतलब ये है कि बीएमआई के माध्यम से ही अपन अपनी वेट का मेजरमेंट वेट को निकाल अपन देखें कि हम आइडियल है कि नहीं। दूसरा एक पार्ट है कि हमको बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत जगह हो जाता है। उसके मशीन आती है, जैसे वेइंग वजन नापने की मशीन आती है, जैसी बॉडी कंपोजिशन है, वो बॉडी में हल्का करंट आपके फैट की मात्रा, मसल की मात्रा, बोन की मात्रा को निकाल लेती है। उसे बीसीए कहते हैं, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कहते हैं। कंपोजिशन एनालिसिस, इसमें आप देखें कि आपका फैट परसेंटेज कितना है। एक जनरल मान के चले, एडल्ट व्यक्ति के लिए 25% से कम फैट होना चाहिए। 25% से ऊपर फैट है तो अब उसके लिए शब्द है थिन फैट इंडियन। अच्छा अच्छा। दुबला मोटा भारतीय आदमी, बाहर से दुबला दिख रहा है, पर हाँ फैट के कारण वो मोटा है। बाहर से नहीं दिख रहा वो मोटा, पर वो थिन फैट इंडियन हो गया है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा एक क्वेश्चन और था, ये जैसे दवाई आती है ग्लूकोफॉर्मी जी, ये मैं वैसे मार्केट से ले रहा था, तो मेरे को 135 रुपए का एक 15 टैबलेट का पत्ता आता था। अभी मैंने जेनेरिक वालों से बात की थी, तो उनसे मैंने लिया है, तो उन्होंने मेरे को 20 रुपए के अंदर ये जो टैबलेट है ये दी है। अभी मैं जिस कॉन्फ्रेंस में हूँ, अभी जिस सेशन से मैं आ रहा हूँ, उस पर भी इस पे बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट हो चुका है। देखिए अच्छा। देखिए देखिए, मैं इस एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझे, इसे बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लें। हाँ यह कहना कि जेनरिक दवाई काम, हर जेनरिक दवाई काम नहीं करती, गलत। मैं आपका उत्तर दूसरे तरह से देता हूँ। बहुत लोग जैसा जेनरिक दवाई काम नहीं करती, यह कहना कि हर जेनरिक दवाई काम नहीं करती, ये गलत है। बहुत सारी जेनरिक दवाई ठीक काम, ठीक है। यह कहना कि जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो जरूर बिना जरूरत महंगी की गई है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, ठीक है। अब उसका बीच का रास्ता क्या है, जैसे मेरे पेशेंट, कई पेशेंट पूछते हैं, तो अभी तक हम भी बोलते थे आपके ऊपर है, क्योंकि मैं जेनरिक मेडिसिन में प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू भी हो सकता है, कि जेनरिक मेडिसिन आपने किस कंपनी खरीदी आपको नहीं मालूम, ये आपके केमिस्ट ने आपको दी। तो एक बीच का रास्ता शायद सरकार को ये करना चाहिए, अथॉरिटीज को करना चाहिए कि मान लीजिए, जैसे मैं नाम देता हूँ, जैसे सिप्ला नाम की कंपनी स्टेब्लिश कंपनी है, रेनबैक्सी नाम की कंपनी स्टेब्लिश कंपनी है, तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो कि मल्टीनेशनल के लेवल पे है, वह भी जेनरिक मेडिसिन बना रही है, पर हमको फिर उनकी जेनरिक मेडिसिन चाहिए। अच्छा। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उस जेनरिक मेडिसिन को ले रहे हो जो केमिस्ट ने सुझाई है,
वह केमिस्ट भी हो सकता है आपका अच्छा, आपका शुभाकांक्षी हो, आप ईमानदार व्यक्ति हो, पर कई बार वो केमिस्ट भी अपना बेनिफिट देख के आपको दवाई दे सकता है। तो जेनरिक मेडिसिन में भी रेंज है, तो हमको हर चीज बिल्कुल सस्ती चाहिए ही नहीं चाहिए, हमको सस्ता क्वालिटी दोनों का, जैसा लाइफ में हर चीज में तो हम ऐसे कंपनी की दवाई लें जो कि एस्टेब्लिश्ड है, और वो आपको दवा बाजार वगैरह में आप थोड़ा भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। अच्छा। तो इस वो दवाई बिल्कुल सस्ती जेनरिक से थोड़ी महंगी रहेगी। अच्छा। पर हेल्थ में ये कंप्रोमाइज क्यों करेंगे? आपकी सबसे सस्ती दवाई जो मार्केट में मिल रही है, सही। मेटफॉर्मिन एक पत्ता 50 का मिल रहा है, एक पत्ता 10 का मिल रहा है, और एक पत्ता 30 का मिल रहा है, तो 30 वाला क्यों नहीं लेंगे आप? 10 का ही क्यों लेंगे? तो इस तरह से हमको अपनी स्वास्थ्य के बारे में ये जागरूकता रहना चाहिए। और आपको ठीक है कि एंटीबायोटिक है, बहुत महंगा एंटीबायोटिक मिला पर 5 दिन में खत्म हो जाएगा, पर लाइफ लॉन्ग आपको मेटफॉर्मिन खाना है। उस समय में आप जो एस्टेब्लिश कंपनी की जेनरिक लें, वो एकदम सस्ती जेनरिक से थोड़ी महंगी आएगी, पर प्रोबेबली उसका असर जो ब्रांडेड मेडिसिन उसके बराबर ही है। उनका ये कहना था कि जो फार्मूला में वो बनाई हुई है, और बोले वो फार्मूला इसका फार्मूला बिल्कुल सेम ही है, ऐसा उन्होंने बताया मेरे को। तब मैंने नहीं सर, अब अगेन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मतलब जो आज हम लोग डेटा देख के आते हैं, कई बार फार्मूला सेम रहने, मतलब फार्मूला सेम रहने के बाद में आपके ब्लड में जो लेवल है वो सेम है कि नहीं, ब्लड में सेम रहने के बाद दोनों मेडिसिन, एक ही मेडिसिन के जो दो रूप आप ले रहे हैं, वो दोनों एक्चुअल में काम कितना कर रही है कि, तो इसीलिए जैसा बीच का रास्ता यही है कि एस्टेब्लिश कंपनी की जेनरिक ले लीजिए। सर मैंने तो अभी ट्रायल पे किया है कि मैं 15 दिन ये वाली टेबलेट लूंगा, फिर अपना ब्लड चेक कराऊंगा, और पहले वो लेता था उससे मैच करूंगा, अगर कोई डिफरेंस आता है तो मैं समझूंगा ये मेरे को सूट कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं करिए। मैं जो आपको बोला, बिल्कुल आप तो 2 अलग दिन की शुगर चेक कर रहे हैं, कोई उनका जोड़ ही नहीं है। अच्छा। आज आपने क्या खाना खाया, कितनी व्यायाम किया, और कल कितना खाने, सब जोड़ नहीं। उसका जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड तरीका, हर चीज जैसा अपन लाइफ में बेस्ट क्वालिटी एंड ऑप्टिमम प्राइस, तो उस पे अपन जाए, उस पे जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारा दूसरा प्रश्न आशुतोष जी की तरफ से आएगा। नमस्कार सर, मैं जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव था सर आज का सेशन, लेकिन ये सब कीटो डाइट के बारे में थोड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर। कीटो डाइट मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं की, जो कीटो डाइट है वो सामान्य भारतीय लेने में थोड़ा सा दिक्कत है। कीटो डाइट में फैट की मात्रा बहुत अधिक रखी जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम कर दी जाती है। जब आप कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे तो आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। पर कीटो डाइट लेने के बाद अगर आपका जब वेट लॉस जो हो रहा है, वो वेट लॉस ही डिटरमाइन करेगा कि आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी कि नहीं होगी। कीटो डाइट में जैसे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है रोटी का, अपने यहाँ पे आप सब्जी तो ले सकते हो, कई लोग जो फैट भी आप खाने में बढ़ा सकते हो। जो रोटी जब नहीं मिलती, चावल भी आदमी रोक लेता है, वो रोटी बादाम के आटे की दी जाती है कीटो डाइट में अपने यहाँ पे। तो कॉस्टली बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पूरा फैट एंड प्रोटीन है बेसिकली। बादाम का जो आटा है उसमें फैट एंड प्रोटीन है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, वो लंबे समय आदमी सस्टेन नहीं कर सकता है। दूसरा, कीटो डाइट बहुत मोनोटोनस डाइट है, आपको वही चीज खाते रहना पड़ेगी। अगेन आप लंबे समय के लिए जब वो लोगे तो थोड़ी देर में आप बेचैन होके, परेशान होके आप उसे छोड़ देते हो। तो जैसा मैंने आपको जो 72% लोगों की शुगर कंट्रोल हो गई, वो कीटो डाइट वाला ही डेटा है, जिसमें 72% डाइट से कंट्रोल हुआ, 14 किलो वजन कम हुआ उनका, और पहले साल 72% लोग का शुगर रिवर्स हो गया, दवाई की जरूरत बंद हो गई, वो कीटो डाइट से था। पर आप देखिए 2 साल के बाद में वो 72% से वो आंकड़ा केवल 6.7% आ गया। वेस्टर्न लोग जिनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ऐसे ही कम रहता है, जिनको फैट प्रोटीन लेने में, कोई एनिमल फूड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह भी उस डाइट को बहुत लंबे समय तक नहीं ले पाए, इसलिए फिर उनकी शुगर बढ़ गई। तो अगर वेट मेंटेन नहीं, डाइट मेंटेन नहीं तो वेट मेंटेन नहीं, वेट मेंटेन नहीं तो शुगर मेंटेन। मतलब वो बाद में उन्होंने फिर 1 साल के बाद बंद कर दिया डाइट, मतलब कीटो डाइट और नॉर्मल डाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता उसको। तो इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय वे प्रोटीन? नहीं, उसमें फैट रहता है ज्यादा सर। जो फैट है वो 70% के ऊपर फैट है, 10-15% प्रोटीन है, 10-15% 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि एक आधी रोटी के बराबर कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। फैट आपको, आप घी लेंगे, मक्खन लेंगे, क्रीम लेंगे और प्रोटीन लेंगे, तो वो डाइट बहुत लंबे समय तक शुरू में चल जाती है, लोग कम भी कर लेते। पर जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि अपन, क्योंकि इतना आज की तारीख में टीवी में और सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट है कि हर आदमी सोचता है कि ये शुगर रिवर्सल मेरी तुरंत होने वाली, और
2 महीने के लिए जब आपको जो उनके कोचेस रहते हैं, और इसमें कोई खराबी भी नहीं, जब आपको शुरू में वो गाइड करते रहते हैं, लगातार आपके कांटेक्ट में रहते हैं, तब तो हम इसको कम कर लेते हैं। पर जब हम अल्टीमेटली उस प्रोग्राम के बाहर आते हैं 6 महीने साल भर के बाद में, तो धीरे धीरे हम ऐसा कुछ तरीका अपनाएं जिसको हम लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकें। तो जो मैंने आपको जो डाइट दिखाई, रिवर्सल डाइट दिखाई, जिसमें कि वेजिटेबल्स एंड कुक्ड वेजिटेबल ज्यादा थे, अगर आप अपने सामान्य खाने से रोटी और राइस की मात्रा कम कर लेते हैं तो आपकी जो भारतीय डाइट है वो मेंटेनेंस डाइट बन सकती है। रिवर्सल के लिए नहीं चालू होगी, पर हाँ, एक बार आपने रिवर्सल कर लिया तो मेंटेन आप उस डाइट पे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको, जो थर्ड पार्ट है, उसमें ब्रेन बिहेवियर को कैसे चेंज करें, इस बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अब कई लोग ऐसे जो बोलते हैं साहब हमको तो समझ में आ गया, हम दिन भर में 1 रोटी खाते हैं और हमको कोई अब उससे परेशानी नहीं है। पहले आदमी बेचारा सोच के यही परेशान रहता है जब वो एकदम से कम कर देते कि मेरे को तो 1 ही रोटी मिल रही है, मुझे तो राइस आधी कटोरी मिल रहा है, उसको वेजिटेबल्स पसंद ही नहीं आते हैं। तो जब आपका बिहेवियर चेंज होता है और आप उसको एंजॉय करते हो, तब आप उसको स्टिक कर सकते हैं। तो लो सर कार्बोज में जो ये आजकल जो मीडिया में है, ये हम जो ऐसे ओट्स एंड ब्राउन ब्रेड और ये सब, ये कुछ मतलब यूजफुल है? किसी में सब में कार्बोहाइड्रेट है, आपको नंबर कम करना पड़ेगा। मैंने आपको 5 का जो आंकड़ा दिया है, मतलब रोटी, राइस, ब्रेड, बिस्किट, डबल रोटी, पोहा, उपमा, दलिया, इडली, सादा डोसा, ये सब उसी सब उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। इनको आप 5 से ऊपर ना लें। जी जी 5 सर्विंग से ऊपर नहीं लें। जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ, नमस्कार सर। जैसा सर आपने आज जो जानकारी दी बहुत उपयोगी रही हमारे लिए, लेकिन इसके साथ में सर एक अपनी समस्या में शेयर करना चाहूंगा। लगभग सर मैं 4 या 5 साल से डायबिटिक हूँ। तो अभी लास्ट ईयर मैंने जून में फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज, जो डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी संचालित करते हैं, वो कोर्स ज्वाइन किया था। तो मेरी मेडिसिन फ्री हो गया मैं लगभग 2 महीने बाद ही, और वेट लूज भी मैंने किया। लेकिन पिछले 1 महीने से थोड़ा सा क्या है कि वर्कलोड की वजह से मैं थोड़ा सा डाइट की स्किप कर गया हल्का सा, और जो एक्सरसाइज वगैरह थी वो मिस किया। तो फिर मैंने वेट गेन किया जैसा सर आपने बताया, और मेरा शुगर लेवल भी फिर थोड़ा सा इंक्रीज होना चालू हो गया। इसके साथ सर एक समस्या मेरी और है, मेरा लिपिड डिस्टर्ब रहता है सर। तो खासतौर पे ट्राइग्लिसराइड सडनली जब करता, जब तक मैं टेबलेट लेता हूँ वो नॉर्मल रेंज में रहेगा, जैसे ही गैप किया 15 दिन या महीने भर का, तो सडनली फिर वो जंप कर जाता है। तो सर इसके लिए सर कुछ मार्गदर्शन चाह रहा था मैं। आपने सर बहुत अच्छा, मतलब इनसाइट, आपने खुद का एनालिसिस बहुत अच्छा किया। जैसा आपने बताई, जो त्रिपाठी जी का प्रोग्राम है, मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ, क्योंकि एक्चुअली भारत में जो डायबिटीज रिवर्सल का जो फर्स्ट, एक इनफैक्ट कहना चाहिए ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, उन्होंने शुरू किया। जी सर। और उनकी जो डाइट है वो पूरी तरह से वेजिटेबल के ऊपर बेस्ड है। जी। और अगेन बहुत लोग, जैसे आपने 1 साल में, कई इनफैक्ट मैं ऐसे लोग को जानता हूं जो 1 साल से भी ज्यादा समय से उसको मेंटेन किए हुए है। जी। पर अगेन जो लोग काम, मतलब जिनके की जो टूरिंग है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो बहुत बार ऐसी डाइट को मेंटेन करना संभव नहीं हो पाता। और जैसा मैंने बोला कि आपने वेट गेन, फैट गेन, तो शुगर कंट्रोल गड़बड़ हो गई आपकी। जी जी जी। तो रीजन ये है, मतलब वो तो जो बोलना चाहिए कि उसका जो आपकी शुगर बढ़ने का कारण है कि आपने वेट गेन करा, जो ये वेट। अब दूसरा एक जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब जो साइंटिफिक या टेक्निकल चीज है, कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारा फैट लॉस भी होता है और मसल लॉस भी होता है। जी सर। ठीक है। जब हम प्योरली वेजिटेबल्स या वेजिटेरियन डाइट के ऊपर वेट लॉस करते हैं बिना सप्लीमेंट के, तो मसल लॉस जरूरत से ज्यादा हो जाता है। जी। ठीक है। जब हमने फिर से नॉर्मल खाना चालू किया, तो जो वेट गेन हो रहा है वो प्योरली फैट गेन से हो रहा है, मसल गेन कुछ नहीं होता। जी जी। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ, ऐसी बार बार साइकिल चलती गई, तो हमारे बॉडी में धीरे धीरे फैट की मात्रा बढ़ती गई और मसल की मात्रा कम हो गई। तो जैसे जैसे मसल की मात्रा कम होगी, हमारा डायबिटीज में कंट्रोल और गड़बड़ होता जाएगा। जी जी। तो एक तो इन डाइट के साथ में, जो ओवर रिस्ट्रिक्टिव डाइट है, उनके साथ में ये इशू हमेशा बना रहता है। तो जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम कुछ ऐसा तरीका हमको अख्तियार करना पड़ेगा जिसमें कि उस डाइट को हम घर के बाहर है तो भी हम चूज कर सकते। जी जी बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, हमको प्रोटीन सप्लीमेंट लगेगा। नंबर 3, प्योरली कार्बोहाइड्रेट डाइट। जैसे आप अभी जो उनकी डाइट है वो प्योरली कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअली वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट ही है। तो जब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बिना प्रोटीन के, तो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा धीरे धीरे ब्लड में बढ़ने लगती है।
तो उसके लिए जैसा मैंने कहा कि हम केवल शुगर के नंबर को नहीं देख रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम ट्राइग्लिसराइड भी देख रहे हैं, हम कोलेस्ट्रॉल भी देख रहे हैं, हम आप बीपी को भी देख रहे हैं। जब इन सब की रिकवरी, केवल शुगर हमने नॉर्मल कर ली बिना दवाई के, यह हमारे इलाज का उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। हमारे इलाज का उद्देश्य होना चाहिए कि हम ओवरऑल कितने लंबे समय स्वस्थ रहें। तो शुगर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर ब्लड प्रेशर भी उतनी इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आपका मसल बॉडी कंपोजिशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के लिए हमको ऐसी स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगी जो सस्टेनेबल रहे, लंबे समय काम करती रहे। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 250 के ऊपर जा रहा है तो आपको दवाई लेना चाहिए। जी सर। जब ट्राइग्लिसराइड रिड्यूसिंग मेडिसिन है वो ले, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बड़ा जो ट्राइग्लिसराइड है वो दूसरे अंगों को डैमेज करता है। और 250 के ऊपर अगर आ रहा है, आपकी शुगर ठीक ठाक चल रही है, 250 के ऊपर आ रहा है, तो फिर आपको ट्राइग्लिसराइड की दवाई लेना चाहिए। जी सर। हेलो जी बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जी। एक तो डायबिटीज का जो फैक्टर्स हैं होने के, तो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे इंटेक शुगर, डाइट कंट्रोल, रेगुलर योगासन, मेंटली तो हम जो हमको देखते हैं हम कर सकते हैं। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जैसे पेनक्रियाज का कम करना या लिवर का प्रॉब्लम हुआ, जो हमारे ना तो हम समझ पाते हैं ना हमारे कंट्रोल में, उस चैलेंज को कैसे टैकल करेंगे। और दूसरा सवाल ये है छोटा सा कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, डायबिटिक जो नापने के पैरामीटर या क्राइटेरिया हैं, ये समय समय पर कई 10 सालों में 15 सालों में चेंज भी होते रहते हैं। तो एक आम मानस कैसे उसको समझ पाएगा? ये हमारे छोटे छोटे सवाल। थैंक यू। जी देखिए, जो आपने सबसे पहले तो जो पेंक्रियाज और लिवर का मैंने बताया, तो एक तो सबसे पहले वास्तविक तो अपन स्वीकार करें, अगर आपका पेंक्रियाज डायबिटीज की प्रक्रिया के कारण काफी ज्यादा डैमेज है तो फिर कुछ ना कुछ मात्रा में आपको दवाई लगती रहेगी, क्योंकि पेंक्रियाज का रिप्लेसमेंट हो सकता है थ्योरेटिकली स्पीकिंग। उसके लिए जैसा मैंने दवाइयों के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया, कुछ दवाई आ गई जो कि ये क्लेम कर रही हैं कि वो पेंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल को रीजनरेट कर देंगी। ओके। ऐसे एनिमल एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट अभी नहीं हुए हैं। वो भविष्य में आएंगे तो ऑब्वियसली सबको जानकारी भी हो जाएगी और उनका उपयोग भी हो जाएगा। जो अभी तक तरीका है पेंक्रियाज को रीएक्टिवेट करने का, वो यही है कि हम फैट की मात्रा उसके ऊपर कम कर दें। फैट की मात्रा कम करने के लिए मेनली जो अपन डाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा रोल तो उसी का है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि जो सप्लीमेंट के रूप में ली जा सकती, पर उनका रोल 2% 3% होगा। 95% तो रोल आपकी डाइट का रहने वाला है। सेकंड, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एक्सरसाइजिंग मसल्स शुगर को ग्रहण कर लेती हैं। जैसे ही शुगर को वो ग्रहण करेंगी, ब्लड में शुगर कम होगा तो पेंक्रियाज पे जोर पड़ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तरह की मस्कुलर एक्सरसाइज भी चाहिए। चलना तो जरूरी है, पर इसलिए मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, जो अगले सेशन में अपन उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे मस्कुलर व्यायाम किसी भी एज में किए जा सके। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा, आपका जो ब्रेन है वो डायरेक्टली पेंक्रियाज को कंट्रोल करता है शुगर के साथ साथ, और पेंक्रियाज से बनने वाला इंसुलिन ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो जो ब्रेन पेंक्रियाज ब्रेन एक्सेस जिसको हम बोलेंगे, इसको हमको मॉड्यूलेट करते बनना चाहिए। ब्रेन एक्चुअल में जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो उसको शुगर चाहिए, ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, वो पेंक्रियाज से इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, मसल में इंसुलिन जाना रोक देता है, लिवर में इंसुलिन जाना रोक देता है। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड में शुगर चाहिए, क्योंकि ब्लड में पड़ी शुगर को ब्रेन डायरेक्ट यूज करने वाला है। बहुत सुंदर बात है। तो हाँ, तो उस ब्रेन की एक्टिविटी को कम करने के लिए जो हम अपन मेडिटेशन, प्राणायाम, दूसरी मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक, आप लोग स्वावलोकन कर रहे हैं, तो ये कोई भी टेक्निक करके जिससे कि हमारी ब्रेन की एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी कम होगी, तो हमारे ये सब के ऊपर फर्क पड़ेगा। हर चीज का रोल है, मैक्सिमम रोल डाइट का, फिर ब्रेन का, और फिर कुछ सप्लीमेंट का। अच्छा, जो आपने प्रश्न पूछा सर, वो इसलिए पूछा कि जो शुगर की जो इनफैक्ट कट ऑफ को कम करते जा रहे हैं, बहुत बार लोगों को मैंने कहते सुना कि साहब ये मिली भगत है डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी की, कि और कम कर दो तो और दवाई चलेंगी। पर उस मतलब ये अपने देश में भी, और इनफैक्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके यहाँ जो बोलना चाहिए कि जो बेसिकली पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो पब्लिक बेनिफिट के लिए है। किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये पावर नहीं है कि वो किसी थर्ड, जो बोलना चाहिए कि अमेरिका की या इंग्लैंड की हेल्थ केयर पॉलिसी को बदल दें। जब उन्होंने ये आंकड़े जुटाना, और उनके यहाँ पे हर 5 साल, जैसे अपने यहाँ सेंसस होता है, उनके यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्वे होते हैं, जिसमें लगभग वो करोड़ों लोगों का हेल्थ सर्वे करते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं
और अगले 5-7 साल के लिए वो निर्णय करते कि हमारी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी कैसे होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जिनकी शुगर 100 के ऊपर आ रही थी फास्ट खाली पेट की, उनका मृत्यु दर जिनकी शुगर 100 से कम आ रही थी उनकी तुलना में बढ़ा हुआ था। अच्छा, तो इस आधार पे उन्होंने उस कट ऑफ को और नीचे कर दिया, लोअर दी बेटर, नीचे कर दी, हाँ नीचे करा उन्होंने, कम कर दिया। कि पहले लोग बोलते थे साहब 140-50 शुगर चलना है तो कुछ नहीं होता है, और उन्होंने देखा साहब ये तो 100 के ऊपर जाती है तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। बिना जिनको डायबिटीज नहीं उनकी भी 105 शुगर में डायबिटीज की डायग्नोसिस नहीं होती। एक व्यक्ति जिसकी 95 शुगर, एक व्यक्ति जिसकी 105 शुगर है, तो 95 वाला 105 वाले से ज्यादा बेहतर है लंबे समय लोअर होगा तो बेहतर है। हाँ, लंबे समय पर जो शुगर के क्राइटेरिया वो उतना ही है, और शुगर का कंट्रोल व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। एक यंग 45 साल का आदमी जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम स्ट्रिक्ट शुगर, खाली पेट की शुगर हम 80 रखेंगे, खाने के बाद 130 रखेंगे, उसको अगले 30 साल में उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक 70 साल का व्यक्ति है जिसको कि ऑलरेडी एक हार्ट अटैक हो चुका है, मैं उसकी शुगर को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करूंगा, उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, और लो शुगर होने पर उस व्यक्ति को घातक प्रभाव होने की संभावना है। लो शुगर होने पर जो 40 साल का आदमी है उसको तकलीफ तो होगी, लेकिन उसको बॉडी में घातक डैमेज नहीं होगा। और कंट्रोल शुगर का बेनिफिट बहुत लंबा है, तो तौल के देखेंगे उसको भली शुगर थोड़ी लो हो जाए कभी कभार, पर लंबे समय बेनिफिट बहुत ज्यादा है। 70 साल एक हार्ट अटैक के साथ में शुगर कंट्रोल करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं, और लो हो जाएगी तो बहुत घातक नुकसान हो सकता है, उसकी शुगर हम लूज कंट्रोल करेंगे। करेक्ट। ये उम्र के हिसाब से, बैकग्राउंड कंडीशन के हिसाब से शुगर कंट्रोल करने का मायना, ये आपके चिकित्सक ज्यादा मतलब जानते हैं, और वो उसी तरह से शुगर कंट्रोल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं फील्ड वर्कर हूँ, और जो मेरी बीपी और शुगर की दवाइयां हैं वो घर में रह गई, और मैं फील्ड पे हूँ, और वहाँ किसी दुकान में मैं जाके ये पूछ रहा हूँ कि यार कोई बीपी या शुगर की दवा दे दो जिससे आज का दिन कट जाए और कल मैं जाके घर जाके अपनी रेगुलर दवा खा लूंगा। तो ऐसी कोई दवाइयां हैं बीपी या शुगर की कॉमन, जिससे बीपी या शुगर की दवाई हम बाजार में ले लें, घर की जो रखी हुई आपकी लिखी हुई वो ना हो तब एक्सीडेंटल? सर, आप अपने घर से अपनी गाड़ी का लाइसेंस भूल के, आई कार्ड भूल के कितनी बार निकले? कभी नहीं निकले। सिंपल तरीका, आप अपनी शुगर की दवाई की फोटो खींच के रख लीजिए और वो दवाई वाले को दिखा दीजिए कि ये दवाई लगती है। हो सकता है उसके पास उस नाम से ना हो, पर दूसरे नाम से वो दवाई दे देगा, क्योंकि शुगर की दवाई के करीब 10 तरह की गोलियां बाजार में उनके सैकड़ों तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो हर व्यक्ति को अलग तरह का कॉम्बिनेशन चलता है। तो जो दवाई आप खा रहे हैं उसकी फोटो खींच के रख लें अपने फोन पे। और जी सर, मान लो हम ऐसा नहीं कर पाए तब की बात है। नहीं तो वो मैं यही तो बोल रहा हूँ सर कि आप बाकी चीज में, पता है जब बाकी किसी भी चीज में क्या ऐसा रिप्लेसमेंट चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है, सिंपली नहीं चल सकता है। आप जो दवाई आपको मान लीजिए एक आप कॉम्बिनेशन है 2+500 जी, तो अब वो कैसे जानेगा? वो नहीं जान पाएगा, वो जान नहीं जानेगा। मान लो उसने ज्यादा का दे दिया तो शुगर बढ़ जाएगी आपकी। जी, एक आध कोई कॉमन दवाई दूसरे आप उसको प्रैक्टिकल तरह से देखें कि मान लीजिए आपके पास शुगर की दवाई घर से आप व्हाट्सएप करके बुला सकते हो, कई तरीके हैं, व्हाट्सएप नहीं हो पाया तो अगर आपकी अगर शुगर बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है और एक दिन दवाई आपकी स्किप हो गई तो कोई बहुत इशू नहीं होगा, आप नेक्स्ट डे से चालू कर सकते हैं। बनस्बत है कि आप अंजानी दवाई खा लें और जिससे आप शुगर को बहुत लो कर ले, उससे बेहतर कि आप एक दिन स्किप कर दें। पर हमेशा के लिए ध्यान रखें कि, और जैसा मैंने बोला कि डायबिटीज जो जोसलिन डायबिटीज सेंटर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायबिटीज सेंटर है, और उसमें बेसिकली जो डॉक्टर रहते हैं उनको डायबिटीज का मैनेजमेंट जैसे किसी MBA वाले को मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है वैसे ही सिखाया जाता है जी। ये तो फुल मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट है। और जो हम बाकी चीजों के मैनेजमेंट में जो चीजें हम कॉमन सेंस यूज करते हैं कि फोटो खींच के रख लें, प्रिस्क्रिप्शन बना के रख लें, इतने लोगों का नंबर हमारे पास में होना चाहिए, इसके लिए प्रिपरेशन लगता है करीब 1 घंटे का आपको। ये 1 घंटे का प्रिपरेशन कई बार आपकी जान बचाने के लिए भी सहायक है। तो बाकी लाइफ में दूसरी चीजों के लिए हम जैसे तैयारी करते हैं, शुगर लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली बीमारी हो सकती है, उसको अपन उसी तरह से मैनेज करें। एक्चुअली मेरा ये प्रश्न है कि पैनक्रियाज में कोई इस तरह का होल हो जाता है कि जिससे ल्यूकेड स्टोमक में जमा होने लगता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है?
एक मेरे रिलेटिव हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप शायद गुरुजी मेरे ख्याल से पेंक्रेटाइटिस की बात कर रहे हैं। जी जी जी। जो पेंक्रियाज है वो हमारे स्टमक के पीछे, जब अपन बॉडी में एनाटॉमिकली देखेंगे बनावट के हिसाब से, तो पेंक्रियाज स्टमक के पीछे लगभग उससे चिपका रहता है। जी। और पेंक्रियाज का जब इन्फेक्शन होता है तो कई बार स्टमक इन्फेक्शन होने के कारण जो रहता है, पेंक्रियाज और स्टमक दोनों एक दूसरे के साथ एकदम चिपक जाते हैं और स्टमक की पिछली वॉल में छेद भी हो सकता है। तो वो पेंक्रेटाइटिस के कारण होता है। और इस पेंक्रेटाइटिस का इलाज मेडिकल शुरू में और बाद में कई बार सर्जिकल भी होता है। पेंक्रियाज के इन्फेक्शन को पेंक्रेटाइटिस कहते हैं और इस इन्फेक्शन के कारण कई बार स्टमक से वो चिपक जाता है और होल का मतलब कि उसकी जो दीवार है वो कमजोर हो जाती है। तो इसे पेंक्रेटाइटिस कहा जाता है इस बीमारी को, और ये कई कारण से हो सकती है। इसमें एक्चुअली क्या है कि उसका जो पानी उसमें आ रहा था वो 1-2 बार निकाला उन्होंने। जी जी। और इसका इलाज वहाँ मेडिकल में चल रहा है दिल्ली में। जी। मगर उन्होंने स्टमक में छेद करने के लिए बोला है क्या? हाँ, यही था कि छेद करके पानी निकालेंगे। हाँ, तो जो पेंक्रियाज और स्टमक के बीच में वो पानी जमा हो जाता है, उसको निकालने के लिए स्टमक की पिछली वॉल में छेद कर देते, जिससे पानी वो स्टमक के थ्रू ड्रेन हो जाता है। तो इसका कोई परमानेंट इलाज बाद में सूखने पर इसको बंद भी किया जा सकता है, पर ये लंबी प्रक्रिया है। एक इमीडिएट में सब चीजें पहले स्टेप में नहीं हो जाती। इसको आपके पास भेज सकते हैं क्या? ये सर्जन के पास, सर्जन का केस है, जो पेंक्रियाज के सर्जन है। अगर वो जबलपुर में है तो जबलपुर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के 2-3 अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनके पास आप भेज सकते हैं। हमारे पास आएंगे तो बता देंगे। बहुत अच्छे विशेषज्ञ जबलपुर में जो पेंक्रियाज से रिलेटेड सर्जरी करते हैं, तो उनके पास अपन भेज सकते हैं। अभी ये छतरपुर में है एक्चुअली लड़का। हाँ, तो जबलपुर, इनफैक्ट जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ही पेंक्रियाज या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बहुत अच्छे सर्जन हैं। अच्छा, तो उनके पास ही आप डायरेक्ट उनको भेज सकते हैं। ठीक सर। जी जी, मैं आपके संपर्क में बहुत बहुत रहूंगा। धन्यवाद। जरूर 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 सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।